गुड इवनिंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जहां तक मैं आपको एक सूचना दिया था कि आज शाम 7 बजे क्लास 11th का एक टॉपिक जिसका नाम है परमाणु संरचना, उसका कुछ क्वेश्चन लेके हम आपके सामने आएंगे। और जैसे हमने आपको सूचना दिया था कि शाम के 7 बजे परमाणु संरचना का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जब लेके आएंगे, तो आज बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके सामने हम रखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले जैसे मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूं। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है परमाणु का खोज किसने किया था। तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली ए बी सी डी में ऐसे टिक मारने से लाख गुना बेहतर है कि मैं कुछ 30 मिनट का, ज्यादा नहीं 30 मिनट का, कुछ कहानी का, कुछ स्टोरी का, कुछ थियोरी का, कुछ बातें जो हम और आपके बीच हो जाए। मात्र 30 मिनट की कुछ बातें जिससे पूरा अवधारणा बन जाएगा क्वेश्चन को बनाने में। और आज हम आपके सामने 82 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि 82 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपसे गड़बड़ ना हो और 82 क्वेश्चन एकदम सही सही जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ, किस चैनल पर पढ़ाता हूँ, इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति खुद के बारे में कहे कि मैं कौन हूँ, किस चैनल पर पढ़ाता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका इंट्रोडक्शन वो खुद करता है। अरे किसी भी व्यक्ति को इंट्रोडक्शन दुनिया वाला करे, वो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन होता है। तो मैं कभी भी आपका वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से पूरी कहानी निकल जाएगी, मेरी पूरी जीवन निकल जाएगी, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सर हम कौन है और क्या पढ़ाते हैं। पढ़ाने से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या पढ़ाता है, और चेहरा देख के पता हो जाना चाहिए कि ये आदमी कौन है और कब से पढ़ा रहा है। ये बात की जानकारी लोग को चेहरा देख करके हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो चैप्टर का नाम है, आपके सामने है, परमाणु संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारे परमाणु संरचना से। अब इसमें थोड़ी थोड़ी बात आपको हम बताने वाले हैं, एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 30 मिनट आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझ। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे एटम पर। एकदम ध्यान से समझिएगा, एटम जो है कब आया और कैसे आया। सबसे पहले तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। यही है जॉन डाल्टन, और ये बेचारा इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इस दुनिया में एटम को लाने वाले यही हैं डाल्टन साहब। अगर डाल्टन साहब ना होते ना तो इस दुनिया में एटम आता ही नहीं। इस दुनिया में कोई पूछे कि एटम किसने लाया, तो डाल्टन साहब लाए। और डाल्टन साहब का ऐसा मानना था कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को, सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है। और परमाणु इस दुनिया का सबसे छोटा कण है। ना तो इसे देखा जा सकता है, और ना ही इसे बांटा जा सकता है, और ना ही इसे काटा जा सकता है। डाल्टन साहेब ने परमाणु के बारे में दो बात कही। पहला बात इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है और परमाणु अदृश्य होता है। ना तो इसे कोई व्यक्ति देख सकता है, ना तो इसको कोई व्यक्ति देख के कुछ कर सकता है, ना तो भी इस व्यक्ति एटम को किसी भाग में काटा जा सकता है, और ना ही बांटा जा सकता है। यह है एटम के बारे में जो उन्होंने जॉन डाल्टन के बारे में बताया। जॉन डाल्टन कहा कि परमाणु दुनिया का सबसे छोटा कण है, ना तो इससे काटा जा सकता है और ना ही इससे बांटा जा सकता है, और ना इसे देखा जा सकता है। तो प्रारंभिक अवस्था में परमाणु को अविभाज्य मान लिया गया। कहा कि परमाणु अविभाज्य है, इसे काटा नहीं जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गई, ये डाल्टन साहब जब बोल रहे थे तो ये समय था 1803 का, लेकिन समय धीरे धीरे बढ़ते चली गई और बढ़ करके समय आ गया 1890 के आसपास।
समझिए कि 1900 ईस्वी ठेकने ही वाला था। यानी इसके दशक में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था गोल्ड स्टीन। ये बहुत पहले ही 1886 में इनको अनुमान लग गया था गोल्ड स्टीन को कि लगता है परमाणु के अंदर कुछ होता है। पहले जॉन डाल्टन कहा कि कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पहले अनुमान लगा लिया था कि परमाणु के अंदर कुछ होता है। इसका नाम था गोल्ड स्टीन। ये 1886 में ही अनुमान लगा लिया था। 1886 में ही ये बता दिया था कि परमाणु के अंदर एक कण होता है जिसका नाम प्रोटॉन है। लेकिन दुनिया इस बात को मानता ही नहीं था। ये दुनिया में सबसे कम वैल्यू अगर किसी को मिला है तो गोल्ड स्टीन को। लेकिन गोल्ड स्टीन ने 1886 में ही बता दिया था कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है, लेकिन कोई साइंटिस्ट मानते ही नहीं थे। गोल्ड स्टीन के बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था जे थॉमसन। उसके बाद आए थे जे थॉमसन। थॉमसन आए तो परमाणु की दुनिया में एक नई क्रांति लाई। परमाणु के संरचना के बारे में बताया। ये दुनिया में परमाणु का मॉडल लाने वाला सबसे पहला व्यक्ति था जे थॉमसन। यदि जे थॉमसन ना होता ना तो परमाणु का मॉडल उम्मीद नहीं करते हैं कि प्रस्तुत होता। रदरफोर्ड तो उसके बाद में आए। यानी रदरफोर्ड जे थॉमसन के विचारधारा पर ही काम किए। यानी रास्ता दिखाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था जे थॉमसन। और ये घटना है 1898 की बात है, जब जे थॉमसन ने परमाणु के बारे में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। जे थॉमसन ही एक ऐसा पहला व्यक्ति इस दुनिया में रहे जिन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, विभाज्य है। लेकिन प्रारंभ अवस्था में शुरू में मान लिया गया था कि परमाणु अविभाज्य, इससे काटा या बांटा न जा सकता है। लेकिन हुआ क्या कि 1898 आते आते जे थॉमसन ने कहा कि नहीं, परमाणु को काटा जा सकता है जैसे तरबूजा को काटा जा सकता है। और जैसे तरबूजा को खाया जा सकता है जे थॉमसन के अनुसार, तो परमाणु को खाया जा सकता था। लेकिन कहा कि देखिए, तरबूजा में जहां तहां काला काला ऐसे बीच धंसा हुआ रहता है, परमाणु में उसी प्रकार ऋण आवेशित भाग, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, इसी प्रकार से धंसे हुए रहते हैं। यानी ये नेगेटिव चार्ज वाले चीजें हैं, ये नेगेटिव चार्ज वाले चीजें हैं। और परमाणु के अंदर जिस प्रकार से तरबूजा के अंदर खाने वाला भाग, रेड कलर का जो भाग होता है, वो पॉजिटिव भाग है। यानी जिस भाग को हम लोग रेड कलर वाला चीज को खाते हैं ना, वो पॉजिटिव भाग है। और पॉजिटिव भाग परमाणु के धनावेशित भाग होता है। तो जे थॉमसन ने परमाणु को दो भागों में बांट दिया। पहला का कहा नेगेटिव भाग और फिर बोला पॉजिटिव भाग। कहा कि जैसे तरबूजा के अंदर बीच जहां तहां धंसा रहता है वो नेगेटिव भाग है, और खाने वाला रेड कलर का जो भाग है वो पॉजिटिव भाग है। तो जे थॉमसन के अनुसार परमाणु को दो भागों में बांट दिया गया, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। लेकिन परमाणु का विस्तार यहीं तक टिका नहीं, यहीं तक रुकी नहीं, और गाड़ी आगे बढ़ते चला गया। लेकिन क्वेश्चन देगा परमाणु के बारे में, परमाणु के संरचना के बारे में, परमाणु के आंतरिक भाग के बनावट के बारे में सबसे पहले ये दुनिया में चढ़ बढ़ के जो हिस्सा लिए थे वो व्यक्ति थे जे थॉमसन। जे थॉमसन के बाद आए थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जब आए तो कहे कि परमाणु जो होता है वो लगभग गोलाकार होता है। एक कहना था रदरफोर्ड, एक कहना था रदरफोर्ड का कि परमाणु, ये रदरफोर्ड बहुत बाद में आया, इधर हाल फिलहाल की घटना है। ये 1900 ईस्वी की बात आए हैं रदरफोर्ड। यानी 1911 में लगभग आसपास में अपना कहानी एक्सपेरिमेंट बता रहे थे, लगभग 1900 के बाद आए हैं रदरफोर्ड। कहा कि परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होता है और परमाणु के ठीक बीच में नाभिक होता है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट के बाद अपनी बात को रखे थे और कहा कि बीच वाला भाग ये पॉजिटिव होता है और इन्होंने इसका नाम नाभिक रखा। और हर बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछती है कि नाभिक का खोज किसने किया है, तो समझ जाना कि नाभिक का खोज सीधे सीधे मारना रदरफोर्ड। और कहा ये जो खाली जगह है ना, इधर नाभिक के चारों तरफ जो है ये सब जो जगह है, सब दिख रही हो जगह ना, ये रदरफोर्ड का एक दोस्त था जिसका नाम था नील्स बोर। इसका दोस्त था नील्स बोर। कहा कि जो नाभिक के बाहर वाला क्षेत्र है ना, इसको हम लोग शेल या कछा कहते, शेल या कछा कहते हैं। और शेल या कछा का खोज नील्स बोर ने किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नील्स बोर ने क्या खोजा, कहना कि शेल या कछा खोजा।
और सेल या कक्षा कहाँ रहता है, तो ठीक नाभिक के बाहर वाला क्षेत्र में रहता है। और नील्स बोर से पूछा गया कि सेल या कक्षा होता कैसा है, तो कहा कि ये हो गया परमाणु का नाभिक, और ऐसे गोल गोल जैसे ऐसे रहता है, इस प्रकार मानो आकाश गंगा की तरह है। और यही हमारा जो गोल गोल है ना, यही सेल या कक्षा है। और इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति जो कौन थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था हम लोग को जो बताए थे? सेल या नील्स बोर। उसका नाम क्या था? नील्स बोर। वही बताए थे कि ये होता है सेल या कक्षा। और नील्स बोर ने कहा कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, जो ऋणात्मक कण होते हैं, यहीं पर चौकड़ी मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और ये सारे सब इलेक्ट्रॉन है। तो सेल या कक्षा में नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहते हैं, यूं 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 ऐसे घूमते रहते हैं। ये नील्स बोर के अनुसार इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और हमारे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये रदरफोर्ड के अनुसार से। तो रदरफोर्ड के अनुसार हमारा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। आगे सुनिए, हमारा मौलिक कण जो होता है ना, मौलिक कण हमारे पास तीन है। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। याद रखिएगा मौलिक कण के बारे में, इलेक्ट्रॉन का खोज 1898 ईस्वी में जे जे थॉमसन ने किया था। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का खोज 1898 ईस्वी में जे जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन का खोज 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन गोल्डस्टीन के लोग वैल्यू नहीं दिए। और प्रोटॉन का खोज का श्रेय आगे चल के धीरे धीरे रदरफोर्ड ने कर दिया। और श्रेय किसको मिल गया? रदरफोर्ड को मिल गया। लेकिन रियलिटी में 1886 में गोल्डस्टीन ने बताया था, लेकिन ये श्रेय चल गया रदरफोर्ड को। अब एक दोनों में आपस में आज तक लड़ाई है। गोल्डस्टीन कहता है कि प्रोटॉन का खोज मैं किया हूं, रदरफोर्ड कहता है कि नहीं, प्रोटॉन का खोज हम किए हैं। दोनों में इतनी मार हुई, इतनी मार हुई कि एनसीईआरटी क्लियर नहीं कर पाया, अभी तक नहीं क्लियर कर पाया कि गोल्डस्टीन का नाम दे कि रदरफोर्ड का नाम दे। रदरफोर्ड कहता है कि मैं आया 1911 में, गोल्डस्टीन कहता है कि मैं आया 1886 में। किसको मानोगे? अगर गोल्डस्टीन को मानोगे तो 1886, रदरफोर्ड को मानोगे तो 1911। आज तक लड़ाई उजल, अब देखो कब क्लियर होता है। इधर न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। अब इधर कहता है कि एकदम क्लियर क्लियर है, कोई लड़ने वाला नहीं है। इधर भी कोई क्लियर क्लियर है, इधर भी लड़ने वाला नहीं है। लड़ाई कहाँ हो रही है? तो प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर लड़ाई हो रही है, उससे हमको कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। अब तुम लोग आपस में लड़ते रहो। मैं तो इतना ही जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये सेल में कक्षा में यूं 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 घूमित रहता है, जो नाभिक के बाहर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है। और एक बात और समझने वाली बातें हैं कि एक चीज आया 1911 इसमें, परमाणु संख्या। याद रखिएगा 1911 ईस्वी में एक नई चीज आई थी, परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या को परिभाषा आया कि प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और हमारे पास तीन मौलिक कण हैं, पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है। आपसे कोई पूछे कि हमारे पास कितने मौलिक कण हैं, कहना हमारे पास तीन मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा बहुत सारे कण हैं, लेकिन मौलिक कण नहीं है। मौलिक कण मात्र तीन है। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज लड़ाई है, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। इसमें गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड आपस में फेटाफेटी मार ले। अब देखो क्वेश्चन में किसका आंसर हम लोग। परमाणु संख्या का मतलब होता है, इसका खोज 1911 ईस्वी में हुई थी। और प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। आपसे पूछेगा कि परमाणु संख्या का संबंध किससे है, कहना प्रोटॉन की कुल संख्या से परमाणु संख्या का संबंध है। प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। चलिए मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं
ये जो प्रोटॉन की जो संख्या होती है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है कि परमाणु संख्या को जेड से, प्रोटॉन की संख्या को पी से और इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई से। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। यदि परमाणु संख्या एक है तो प्रोटॉन की संख्या भी हमारा एक होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमारा एक होगा। अगर हमारा परमाणु संख्या 10 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 10 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 होगा। यदि परमाणु संख्या हमारा 100 है तो प्रोटॉन भी 100 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 100 होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 111 है तो प्रोटॉन भी 111 होगा और परमाणु संख्या भी 111 होगा। यानी ये तीनों हमेशा एकदम बराबर होता है। यदि कोई पूछे किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन की संख्या 23 है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 23 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी और परमाणु संख्या कितनी। यदि हमारे पास किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन 25 है, प्रोटॉन की संख्या 25 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो उतना ही होगा जितना ये होगा। और परमाणु संख्या कितना होगा, तो ये, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों संख्या आपस में बराबर होगा। एक चीज आता है आपको तंग करेगा, ई का एक फॉर्मूला होता है पी प्लस एन। कोई पूछे ये क्या है, कहना ये द्रव्यमान संख्या है। कौन सा संख्या है, तो ये द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या का एक फॉर्मूला होता है, कहता है पी प्लस एन। पी मतलब प्रोटॉन की संख्या, पी मतलब प्रोटॉन की संख्या और एन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। पी प्लस एन का मतलब होता है पी माने प्रोटॉन की संख्या और एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन की संख्या। और ये प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो याद करने वाली कौन सी चीज हो गई, जरा ध्यान से समझिए। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन की कुल संख्या और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योगफल को, जोड़ को द्रव्यमान संख्या कही। यानी द्रव्यमान संख्या को ए से, प्रोटॉन की संख्या को पी से, न्यूट्रॉन की संख्या को एन से, और दोनों के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या का फार्मूला होता है पी प्लस एन। यानी अगर आपको एन का फार्मूला निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, एन बराबर आप लिख सकते हैं ए घटाओ पी। हम लोग को पहले से भी पता है कुछ कुछ फार्मूला कि एन बराबर ए घटाओ जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी की जगह जेड लिख सकते हैं। ये बात को पूरा ध्यान में आप रखिएगा। अगर हमारे पास फॉर्मूला है ए बराबर पी प्लस एन, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है कि ए बराबर पी प्लस एन होता है, तो हम ऐसा भी तो कर ही सकते हैं कि पी के जगह पर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पी के जगह पर हम जेड कर सकते हैं और एन कर सकते हैं, जस के तस। ठीक है। अगर कोई कहे कि हमको एन बराबर निकालनी है, किसके बराबर निकालनी है, एन बराबर निकालनी है, तो एन बराबर हम लिख सकते हैं ए घटाओ जेड। यानी द्रव्यमान संख्या घटाओ परमाणु संख्या। यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो द्रव्यमान संख्या, कौन सा संख्या, द्रव्यमान संख्या घटाओ परमाणु संख्या। घटाओ कौन संख्या, परमाणु संख्या। ये बात दिमाग में सेट कर लेना। एक बात और दिमाग में सेट कर लेना, द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर में लिखाता है। आपसे कुछ कोई पूछे कि द्रव्यमान संख्या कहाँ लिखाता है, तो कहना कि जी मुझे पता है द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखाता है और परमाणु संख्या नीचे लिखाता है। द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर और परमाणु संख्या हमेशा नीचे। द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर, परमाणु संख्या हमेशा नीचे। अगर कोई कहे कि ऐसे 6 और 12 क्या क्या तात्पर्य है, कहना जानते हैं ये द्रव्यमान संख्या है, एकदम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये द्रव्यमान संख्या है और 6 क्या है, ये परमाणु संख्या। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना रहे, ऊपरला घटाव निचल का, परला घटाव निचल का, यानी 12 घटाव 6, रिजल्ट 6 आएगा। 12 में से 6 गया, रिजल्ट बराबर 6। अगर मान लिया जाए कि आपके क्वेश्चन आ गया ऐसे, इसमें 14 है, इसमें 7 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, द्रव्यमान संख्या घटाओ परमाणु संख्या, यानी 14 घटाओ 7, रिजल्ट बराबर 7 आएगा। अगर मान लिया जाए कि न्यूट्रॉन यहाँ 15 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, आराम से निकलेगा। परला घटाओ निचल का, देख लेंगे 15 में से 7 गया 8। मान लिया जाए कि कोई ऐसे 16 लिख दिया और 7 लिख दिया, कहे न्यूट्रॉन की संख्या निकाले,
आराम से निकलेगा। ऊपरला घटाओ निचल का 16 में से 7 गया 9। अगर कोई कहे ऐसे कार्बन, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 14 लिखा है, 14 लिखा है, कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकाले। कहना जी समझ गए सर, ऊपरला घटाओ निचल का 14 में से 6 गया 8। कोई कहे सोडियम यहाँ 23 है, यहाँ 11 है, न्यूट्रॉन बराबर कितना होगा? कहना सर 23 में से 11 जाएगा, रिजल्ट बराबर 12। यदि क्लोरीन 35 है और परमाणु संख्या 37 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो 35 में से 17 घटा लेंगे, 35 घटाओ 17 मिला जुला के आ जाएगा 18, यही न्यूट्रॉन की संख्या। अगर कहे क्लोरीन 37 है और यहाँ 17 है, न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 37 में से 17 घटा लेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या 20 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देगा यूरेनियम 235, यहाँ है 92, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? कहना सर हम जानते हैं कोई भार नहीं है, 235 में से 92 घटा लेंगे, 235 घटाओ 92, देख लेते हैं, 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ से हम 13 में से 9 गया 4, और 143। आप जब चाहें जब न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। मान लिया यहाँ पर 90 लिख दे, यहाँ पर 80 लिख दे, कुछ भी लिखे, आराम आराम से आप निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या कब होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम तो ऐसे ही आपको अझुराने के लिए दिए थे। तो जब चाहे जब आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान देना कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ 6 लिखा है और यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 14 लिखा है, तो देखो नीचे वाला को बोलते हैं परमाणु संख्या, नीचे वाला को बोला जाता है परमाणु संख्या, ऊपर वाला को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। हम देख क्या रहे हैं कि हमारा परमाणु संख्या एकदम समान है, द्रव्यमान संख्या 12 और 14 है। जहां परमाणु संख्या समान हो जाए और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाए, जहां पर परमाणु संख्या समान हो जाए, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाए, इस घटना को समस्थानिक कहते हैं। इस घटना को समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। एकदम ध्यान से समझना। और कार्बन के दो समस्थानिक, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 हर डेग पर, हर पल, हर क्षण मौजूद है, ब्रह्मांड में हर जगह है। लेकिन कार्बन 14 ये बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है सर, और इसका उपयोग हम लोग कार्बन डेटिंग के रूप में करते हैं। पुराने इमारत की पता लगाने में कितना साल पुराना है, अकबर के जमाना का है कि बाबर के जमाना का है। पुराना लकड़ी, समुद्र के नीचे कौन कौन से विशाल काया जीव पाए गए हैं, कौन कौन से पौधा पाए गए हैं, कौन कौन से चीज है, हर पुरानी चीज की आयु पता लगाने के लिए कार्बन 14 डेटिंग का उपयोग करते हैं। और ये कार्बन का समस्थानिक है सर। और समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है सर, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है सर। जैसे आपको कोई कहे नाइट्रोजन ऐसा लिखा है, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ लिखा 14, यहाँ लिखा 15, कहना समझते हैं सर। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लिया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या 7 आएगा, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 8 आएगा। समस्थानिक का सबसे बड़ा पहचान है कि न्यूट्रॉन की संख्या भी मैच नहीं करेगा। न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाने से तत्व आपस में समस्थानिक शो करना शुरू कर देते। यदि न्यूट्रॉन की संख्या न बदलेगा तो स्वाभाविक है कि तत्व आपस में समस्थानिक शो नहीं करेंगे। यानी कोई तत्व समस्थानिक शो कर रहा है तो यह क्लियर है कि कहीं ना कहीं वो न्यूट्रॉन डिफरेंट है। न्यूट्रॉन डिफरेंट होने के कारण वह पक्का समस्थानिक शो करेगा सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यानी न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाने से तत्व आपस में समस्थानिक शो करना शुरू कर दे। तो ये दोनों आपस में समस्थानिक है क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 7, परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 14, द्रव्यमान संख्या 15। यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है सर, और परमाणु संख्या एकदम समान है सर। जिसकी परमाणु संख्या समान होती है सर, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है सर, उसी को समस्थानिक है। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहाँ लिख दिया सोडियम, यहाँ लिख दिया सोडियम, परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या 14, ऐसा 23 और 24 लिख दिए। परमाणु संख्या मैच कर गया सर, द्रव्यमान संख्या मैच नहीं किया सर। ये दोनों आपस में समस्थानिक है। जहां पर परमाणु संख्या मैच कर जाए और द्रव्यमान संख्या मैच न करे, इसी को समस्थानिक के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा खूबसूरती है कि इसका न्यूट्रॉन भी मैच नहीं करता सर। समस्थानिक का न्यूट्रॉन एकदम अलग होती है सर, भिन्न होती है। जब 23 में से 11 घटा लीजिएगा तो न्यूट्रॉन 12 आ जाएगा सर।
आप यहाँ से 24 में से 11 घटा लीजिएगा तो 11 घटाइएगा तो आ जाएगा, न्यूट्रॉन 13 आ जाएगा सर। समस्थानिक में न्यूट्रॉन भी साथ नहीं देती है सर, ये भी अलग हो जाता है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये लक्षण समस्थानिक में होता है जहां पर न्यूट्रॉन भी अलग हो जाती है सर। जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक का नाम प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। प्रोटियम का संकेत H होता है, ड्यूटेरियम का संकेत D होता है और ट्राइटियम का संकेत T होता है। आपसे कोई पूछे HTD क्या लिखे, कहना H प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। इसकी परमाणु संख्या 1 1 1 होती है सर, और इसकी द्रव्यमान संख्या 1 2 3 होती है सर। आप न्यूट्रॉन की संख्या जब चाहे जब निकाल सकते हैं, जिस कदर से चाहे उस कदर से निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ऊपरला घटाव निचल का करना पड़ता है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है O1 घटाव O1 बराबर 0। इसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर आप निकालना चाहे तो 2 घटाव 1 यानी 1 आएगा। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहे सर तो 3 घटाव 1, इसका रिजल्ट 2 आएगा। आप हमेशा देखेंगे ये रिश्ता आपस में समस्थानिक कहलाते हैं सर। ये रिश्ता आपस में समस्थानिक कहलाती है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन बराबर 0 होता है सर। इस दुनिया में मात्र एक ही तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होती है सर, वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की एक समस्थानिक जिसका नाम है प्रोटियम, और इसी में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है सर। आपको क्वेश्चन आएगा वो कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। याद रखिएगा वो कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो कहना हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है सर। ये आप लोग को पहले से भी पता। ओके, चलिए हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ी सी एक चीज है जिसको हम कहते हैं संभारिक। एक चीज है सर संभारिक। संभारिक इंग्लिश में हम लोग आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। आइसोबार की सबसे बड़ी पहचान है कि तत्व ही अलग बना लेता है। एक कार्बन है तो दूसरा नाइट्रोजन हो जाता है। इसकी परमाणु संख्या 6 तो इसकी परमाणु संख्या 7 होती है सर। इसकी द्रव्यमान संख्या अगर 14 है तो इसकी भी द्रव्यमान संख्या 14 होता है। जब द्रव्यमान मैच करने लगे और परमाणु संख्या मैच करने से वंचित रह जाए, यानी द्रव्यमान संख्या मैच कर जाए परमाणु संख्या ना मैच करे, परमाणु संख्या अलग अलग हो जाए सर, इसको हम समभारिक कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? संभारिक के नाम से जानते हैं, आइसोबार के नाम से जानते हैं। तो आइसोबार में होता क्या है कि जिसकी परमाणु संख्या मैच नहीं करती है सर, मैच ही नहीं करेगा, वो अलग अलग हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 1 हो जाएगा तो आपस में संभारिक होंगे। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, सोडियम और मैग्नीशियम की बात कर लिया जाए, इसकी द्रव्यमान संख्या 24, इसकी द्रव्यमान संख्या 24, इसकी परमाणु संख्या 12, इसकी परमाणु संख्या 11। हमारा परमाणु संख्या मैच ही नहीं किया सर, और हमारा द्रव्यमान संख्या मैच कर गया, तो ये रिश्ता संभारिक कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाती है? संभारिक कहलाती है। जैसे सर आपने आर्गन का नाम सुना होगा, पोटासियम का नाम सुना होगा और कैल्शियम का नाम सुना होगा। सबकी द्रव्यमान संख्या 40 होती है सर। सबकी द्रव्यमान संख्या 40, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो आपस में संभारिक कहलाते हैं। और ये है आपका 18, ये है आपका 19 और ये है आपका 20, जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या तो एक ही है, अलग कहाँ है, और परमाणु संख्या अलग अलग हो तो ये आपस में संभारिक कहलाते हैं सर। तो ये संभारिक है। अब जरा एक बात ध्यान से समझिएगा, सम न्यूट्रॉनिक क्या होती है? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जरा समझिएगा, कहता है सम न्यूट्रॉनिक क्या है? सम न्यूट्रॉनिक क्या है? तो कहना जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होते है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे मैं चेक करता हूं यहाँ 6 यहाँ 14, और मैं चेक करता हूं 8 यहाँ 16, जहां न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। तो 14 में से 6 जाएगा तो रिजल्ट 8 आएगा, और 16 में से 8 जाएगा तो रिजल्ट 8 आ जाएगा। यानी जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी वहीं पर हम लोग इसको कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। तो कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 आपस में सम न्यूट्रॉनिक है।
कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 आपस में सम न्यूट्रॉनिक है। कोई पूछे कैसे, कहना 14 में से 6 गया 8, 16 में से 8 गया 8। जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ अदर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ सोडियम, यहाँ ये लिखा मैग्नीशियम। इसकी परमाणु संख्या 11, इसकी परमाणु संख्या 12, इसकी द्रव्यमान संख्या 23, इसकी द्रव्यमान संख्या 24। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसकी न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपरला घटाव निचल का लिखते हैं। तो 23 में से 11 जाएगा, रिजल्ट बराबर 12 आएगा, और 24 में से 12 जाएगा, रिजल्ट बराबर 12 आ जाएगा। जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है ना सर, उसे सम न्यूट्रॉनिक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सोडियम 23 और मैग्नीशियम 24, ये दोनों आपस में सम न्यूट्रॉनिक है साहब। अच्छा, आपको तंग करेगा आवेश वाला क्वेश्चन, द्रव्यमान वाला क्वेश्चन तंग करेगा, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से, पहले ये तीन हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आवेश को हम लोग नीचे लिखते, आवेश को नीचे, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1, प्रोटॉन का आवेश +1 और न्यूट्रॉन का आवेश 0। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋण आवेशित, प्रोटॉन कैसा कण है, धन आवेशित, और न्यूट्रॉन कैसा कण है, उदासीन, और इसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 होता है, और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान 1 होता है। मतलब ये हुआ कि ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, द्रव्यमान लिखते हैं। ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, तो द्रव्यमान लिखते हैं, और नीचे में क्या लिखते हैं, तो चार्ज लिखते हैं। ऊपर में हम लोग मास लिखते हैं, द्रव्यमान लिखते हैं। ऊपर में हम लोग मास लिखते हैं, द्रव्यमान लिखते हैं। द्रव्यमान लिखते हैं और नीचे में आवेश लिखते हैं। नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, आवेश लिखते हैं। ऊपर में द्रव्यमान लिखते हैं, नीचे में आवेश लिखते हैं सर। तो मास हमेशा ऊपर में, चार्ज हमेशा नीचे, द्रव्यमान हमेशा ऊपर, आवेश हमेशा नीचे। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है -1, प्रोटॉन का आवेश है +1 और न्यूट्रॉन आवेशहीन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर आपको कुछ और जानकारी हम देते हैं। देखिए, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और तीसरा होता है गामा, और चौथा होता है पॉजिट्रॉन। ये तीनों के बारे में अच्छे से ज्ञान रखना है, अच्छे से। अल्फा पर +2 आवेश होता है, 2 हीलियम के नाभिक है। आपसे कोई पूछे अल्फा क्या है, कहना 2 हीलियम के नाभिक को अल्फा कहते हैं। 2 प्रोटॉन, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, 2 नहीं, हीलियम के नाभिक को। इसका द्रव्यमान 4 होता है। बीटा एकदम जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन है एकदम रेडीमेड, छाप ही ना दो। गामा कहता है सब जगह 0, पॉजिट्रॉन कहता है बीटा का उल्टा पॉजिट्रॉन। ये -1 तो यहाँ +1, यहाँ 0 तो कहना यहाँ 0, यानी एकदम सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा आवेश में अंतर है। इसका नाम पॉजिट्रॉन है। आपसे कोई पूछे कि इसका क्या नाम है, तो इसका नाम पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत कण कौन सा है, तो कहना पॉजिट्रॉन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश वाला कौन होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 होता है, तो पॉजिट्रॉन का आवेश +1 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है, तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है। इलेक्ट्रॉन के समान कौन सा कण है, कहना कि बीटा। बीटा जो है इलेक्ट्रॉन के समान कण है। जो जो चीज इलेक्ट्रॉन में होती है उसी कण का नाम बीटा है सर, यानी बीटा कण का ही नाम इलेक्ट्रॉन है सर। इस बात को अच्छे से दिमाग में रखना, और इसके अलावा 2-3 ऑब्जेक्टिव और दिमाग में सेट कर लेना। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में कहें तो इलेक्ट्रॉन का अपना अपना द्रव्यमान, अपना खुद का निर्दलीय, जो विधायक निर्दलीय जीतता है ना सर, वो अपने दम पर जीतता है, किसी का पार्टी का इंतजार नहीं करता है सर। और आपके आसपास में कोई ऐसा विधायक होंगे जो निर्दलीय लड़े होंगे सर,
और निर्दलीय लड़ने वाले विधायक को हम लोग कहते हैं एकदम अपने स्वतंत्र लड़ना, और उस द्रव्यमान का नाम है निरपेक्ष द्रव्यमान। निरपेक्ष निरपेक्ष द्रव्यमान निर्दलीय है, एकदम किसी से कोई मतलब नहीं। 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 28 ग्राम होता है, या 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। यह इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है, निर्दलीय खुद का है सर, किसी से मांगे नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के तुलना में, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के तुलना में, हाइड्रोजन के तुलना में हाइड्रोजन के तुलना में, इसको हम लोग कहेंगे आपेक्षिक द्रव्यमान। आपेक्षिक द्रव्यमान हाइड्रोजन के तुलना वाला कहेंगे आपेक्षिक द्रव्यमान। ये कितना होता है तो 1/1840, 1/1840 ग्राम। हाइड्रोजन के तुलना में 1/1840 ग्राम होता है। ये अपना खुद का हुआ, ये हाइड्रोजन के तुलना का हुआ। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने द्रव्यमान बताया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 28 ग्राम होती है, या 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के तुलना में माने आपेक्षिक द्रव्यमान 1/1840 ग्राम होता है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन का आवेश का। इलेक्ट्रॉन का आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का अपना आवेश खुद का अपना मतलब निरपेक्ष, अपना मतलब निरपेक्ष आवेश खुद का, निर्दलीय विधायक मतलब किसी के दम पर नहीं, खुद के दम पर। निरपेक्ष मतलब निर्दलीय, और निर्दलीय के मतलब खुद का वोट बैंक, किसी के दम बीजेपी और आरजेडी और जदयू के पक्ष में नहीं है, आप उनका अपना वोट। निरपेक्ष आवेश जो होता है ना सर, माइनस में 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है सर। ये इलेक्ट्रॉन का अपना निरपेक्ष आवेश होता है, अपना खुद का होता है। लेकिन हाइड्रोजन के तुलना में, किसी से तुलना कर दीजिएगा, हाँ, हाइड्रोजन के तुलना में इलेक्ट्रॉन का आवेश, हाइड्रोजन के तुलना में इलेक्ट्रॉन का आवेश माने आपेक्षिक आवेश। आपेक्षिक आवेश मतलब हुआ हाइड्रोजन के तुलना में, हाइड्रोजन के तुलना में आपेक्षिक आवेश इसका -1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, इसका -1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने आपको जानकारियां दी। अब इसके बाद आपको हम जानकारी देने रहे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन के बारे में हम बता दें, प्रोटॉन का अपना द्रव्यमान, प्रोटॉन का अपना द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान, प्रोटॉन का अपना, किसी से कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन का अपना द्रव्यमान होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 24। कहाँ गया 24, किधर गया 24, 10 के पावर 24 ग्राम होती है। याद रखना, प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होती है। प्रोटॉन का निरपेक्ष निरपेक्ष आवेश, आवेश आवेश निरपेक्ष आवेश प्लस में 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होती है। प्रोटॉन का हाइड्रोजन के सापेक्ष, प्रोटॉन का आपेक्षिक 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 आवेश, आपेक्षिक आवेश +1 होता है सर, +1 होता है सर। चलिए, प्रोटॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान, प्रोटॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान, प्रोटॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान, प्रोटॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान, आपेक्षिक द्रव्यमान O1 होता है सर, हाइड्रोजन के तुलना में O1 होता है सर। ठीक है, अब न्यूट्रॉन के बारे में चला जाए तो जो प्रोटॉन का होता है द्रव्यमान में, द्रव्यमान में, वही न्यूट्रॉन का भी होता है, द्रव्यमान में, द्रव्यमान में। लेकिन न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, ZeR 0 होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। लेकिन द्रव्यमान वही होता है जो प्रोटॉन के होता है। यानी द्रव्यमान के सेंस में, द्रव्यमान के सेंस में प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान हमेशा
बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन परमाणु संरचना के बारे में। अभी बहुत सारे चीज परमाणु संरचना में पढ़ना है, जितना हमने पढ़ाया उसका ऑब्जेक्टिव पहले कुछ कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग अगला क्लास यानी कल भी कुछ देखेंगे। सबसे पहले अब इसका ऑब्जेक्टिव का शुरुआत करते हैं। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव लेके हम लोग आते हैं। अब दनादन ऑब्जेक्टिव में आप लोग टिक मारिएगा। जो असाइनमेंट आपको मिला है वो अभी असाइनमेंट लेके सामने बैठ जाइए। आपको इस प्रकार से एक असाइनमेंट मिला होगा, देखिएगा। इस प्रकार का एक असाइनमेंट मिला होगा, देखिए। इस प्रकार के एक असाइनमेंट मिला होगा ज्ञान गंगा केमिस्ट्री की तरफ से। इसको लेकर के बैठ जाइए, एक पेंसिल ले लीजिए और जैसे जैसे हम बताते चलेंगे साथ में टिक मारते चलिए। तो ज्ञान गंगा केमिस्ट्री की तरफ से एक असाइनमेंट मिला होगा क्लास 11 का परमाणु संरचना का पहला टॉपिक का, और इसमें टिक मारते चलिएगा। टेस्ट इसी से आपको देना है और 82 क्वेश्चन आज हम इसी से करेंगे। जो जो छात्र या जो भी भाई बहन को ऐसा नहीं मिला होगा, तो ऐसा असाइनमेंट पाने के लिए आप अपना मोबाइल में टेलीग्राम चैनल में चले जाएंगे और वहां पर ये उपलब्ध करा दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस प्रिंट का पैसा लगता है, कहीं से भी इसका प्रिंट करवा लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा केमिस्ट्री में ये डाला हुआ है, आवाज ही डाला है, और इसको निकाल के इसमें टिक मारना शुरू कीजिएगा। तो पीडीएफ के लिए ज्ञान गंगा केमिस्ट्री पर चले जाएंगे और ये उपलब्ध है, आप वहां से निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। चलिए देखिए, सब लोग अपना अपना टिक मारते चलिएगा। परमाणु का खोज किसने किया था? तो डाल्टन साहब ने। परमाणु का खोज किसने किया था? तो डाल्टन साहब ने। परमाणु का खोज किसने किया था? डाल्टन साहब ने। परमाणु का खोज किसने किया? तो डाल्टन साहब ने। अब 82 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। परमाणु प्रारंभ में क्या कहा जाता था? तो परमाणु हमने बताया था, परमाणु को शुरू में ना तो बांटा जा सकता है, नहीं तो काटा जा सकता है, नहीं तो देखा जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। और कहने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन डाल्टन। कहने वाला व्यक्ति का नाम था जॉन डाल्टन। इस समय था 1803 ईस्वी, और शुरू में कहा गया कि परमाणु अविभाज्य है, ना तो इसको काटा जा सकता है और ना ही इसे बांटा जा सकता है। चलिए आपके सामने ये पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। चलिए ये स्क्रीन पर आपका चौथा क्वेश्चन है। गैस का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है, याद रखना। गैस के सबसे छोटा कण को अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, लेकिन गैस के सबसे छोटे छोटे कण को अणु कहते हैं। याद रखिएगा, गैस के सबसे छोटे छोटे कण को अणु कहा जाता है। चलिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो ये तो क्लियर है, जे थॉमसन ना तो किसी से लड़ाई कर रहे थे, ना तो कोई जे थॉमसन से लड़ाई कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन हमें लौटा दो, इलेक्ट्रॉन हमें लौटा दो। तो ना तो कोई जे थॉमसन से लड़ रहे थे, ना जे थॉमसन किसी से लड़ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय सीधे सीधे जे थॉमसन को ही जाता है। लड़ाई हो रही थी प्रोटॉन के खोज पर। आधा आदमी जे रदरफोर्ड की ओर था और आधा गोल्डस्टीन की तरफ था। तो मैं गोल्डस्टीन का मैं क्लियर कर दूं कि 1886 में गोल्डस्टीन और जे थॉमसन 1911 में। लड़ाई अभी चल रहा है, लड़ो मरो कट जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। गोल्डस्टीन इसका खोज किया था। आधा किताब लिखता है रदरफोर्ड, सॉरी रदरफोर्ड, ये बोला जाएगा रदरफोर्ड में ना। हाँ ये हो गया 1911, रदरफोर्ड में ये जाएगा। तो आधा किताब लड़ रहा है रदरफोर्ड के लिए, आधा लड़ रहा है गोल्डस्टीन के लिए। लड़ो तुम लोग, लड़ते ही रहो, हमको कोई मतलब नहीं, हम गोल्डस्टीन में मार के निकलेंगे। ठीक है, 1886 में। चलिए न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? तो यहाँ लड़ाई उड़ाई नहीं थी, यहाँ एकदम शांत वातावरण थी। जेम्स चैडविक 1932 में। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुई थी? तो जेम्स चैडविक ने 1932 में आपका खोजा था, न्यूट्रॉन का खोज किया था। चलिए नाभिक का खोज एकदम क्लियर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रदरफोर्ड 1911 में, कोई दिक्कत नहीं है। रदरफोर्ड एकदम ठीक ठाक, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। चलिए सेल या कचा का खोज नील्स बोर। सेल या कचा का खोज नील्स बोर, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। 1911 के बाद 1913 में इसमें खोज। चलिए किसी मौलिक कण का परमाणु, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लेंगे। क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु का मौलिक कण। क्वेश्चन में थोड़ी सी सुधार, किसी परमाणु का मौलिक कण। मौलिक कण कौन कौन है? कौन कौन है? कौन कौन है?
तो क्वेश्चन ये हो गया, किसी परमाणु का मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तीनों है। तो सही जवाब सभी में हो जाएगा। किसी परमाणु का मौलिक कण कौन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो सभी हो जाएगा। किसी परमाणु का मौलिक कण तीनों है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तीनों है किसी परमाणु का मौलिक कण। ओके, चलिए हम लोग अब आगे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। कैसा होता है? ऋण आवेशित। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, प्रोटॉन कैसा कण है? प्रोटॉन पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन हमेशा धन आवेशित कण होता है। आपसे पूछेगा प्रोटॉन कैसा कण है, तो हमेशा धन आवेशित कण होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं, न्यूट्रॉन कैसा कण है सर? न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होती है। न्यूट्रॉन की आवेश 0 है सर। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं, नाभिक कैसा होता है सर? इस प्रकार का पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा केमिस्ट्री पर उपलब्ध करा दिया गया है। परमाणु संरचना ज्ञान गंगा केमिस्ट्री जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ना, तो ना तो कोई लेटर कैपिटल लिखना है, ना तो कोई लेटर मतलब कोई बीच में स्पेस देना है, ना तो कोई लेटर कैपिटल लिखना है, ना कोई स्पेस देना है। चुपचाप ज्ञान गंगा केमिस्ट्री सर्च करना है, नीचे ज्वाइन करना है, पीडीएफ मिलना शुरू हो जाए। तो नाभिक होता है धनावेशित। कोई पूछे नाभिक होता है धनावेशित, क्योंकि नाभिक में रहता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन है धन आवेशित। प्रोटॉन के कारण ही नाभिक धन आवेशित होता है। जहां पर प्रोटॉन आ जाएगा ना सर, जहां पर चीनी या मीठा आता है चुट्टी, वहीं दौड़ के जाता है। उसी प्रकार से प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है, और प्रोटॉन के धनावेश के कारण नाभिक भी धनावेशित हो जाती है। ये धनावेशित हो गया सर। चलिए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के किस भाग में होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। इसको हम लोग केंद्रक भी कहते हैं, यानी परमाणु के केंद्रक भी होता है। तो याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक में होता है, नाभिक में होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के किस भाग में होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के सेल या कक्षा में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो सेल या कक्षा में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो हमें आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 होता है। हमने बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 होता है। चलिए, कहता प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश +1 होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 होता है। तो आवेश कहा तो +1, द्रव्यमान कहता तो ओनली 1। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, और द्रव्यमान इसका 1 होता है। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान, और ये हो गया आपका आवेश। ये क्या हो गया? आवेश। तो न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, और न्यूट्रॉन हमेशा आवेशहीन ही होता है, और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कौन है? कहना न्यूट्रॉन। याद रखना, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कहना न्यूट्रॉन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता। कहता अल्फा पर आवेश होता है साहब, अल्फा पर +2 आवेश होता है। अल्फा का द्रव्यमान 4 होता है। अल्फा का द्रव्यमान 4 होता है, अल्फा का आवेश +2 होता है साहब। याद रखिएगा, अल्फा पर आवेश +2 होता है, अल्फा का द्रव्यमान 4 होता है साहब। तो हमारा +2 ये सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता बीटा पर आवेश होता है, बिट्टा पर आवेश होता है। तो बिट्टा पर क्या आवेश होता है साहब? जरा ध्यान देंगे, बिट्टा पर कौन सा आवेश होता है? तो -1 और 0, ये आपका द्रव्यमान है साहब, और ये आपका आवेश है।
ये क्या है? आवेश है। तो बीटा का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बीटा का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है साहब। कहता है गामा पर आवेश होता है, तो मैं गामा का फोटो बना लूं, तो गामा का द्रव्यमान भी जीरो होता है सर, गामा का द्रव्यमान भी जीरो और आवेश भी जीरो। तो बताइए गामा का द्रव्यमान कितना और आवेश कितना? तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, गामा का द्रव्यमान भी जीरो और गामा का आवेश भी जीरो होता है साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन को हम लोग इस कदर से लिखते हैं, पोजिट्रॉन को किस कदर से लिखते हैं? तो इस कदर से लिखते हैं। और पोजिट्रॉन का आवेश -1 होता है, +1 होता है और इसका द्रव्यमान 0 होता है। आपसे कोई पूछे पोजिट्रॉन का आवेश, कहना सर ये आवेश है। क्या है? ये आवेश है। और ये क्या है? द्रव्यमान है। तो पोजिट्रॉन, ये है पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन है। और पोजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना साहब, वो 0 होता है। और पोजिट्रॉन का जो आवेश होता है ना, वो +1 होता है। और इससे हम लोग एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के उल्टा आवेश रखने वालों को पोजिट्रॉन कहते हैं। और इसका आवेश +1 है सर, इसका द्रव्यमान 0 है लेकिन इसका आवेश +1 है सर। चलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 होता है। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है? 0 होता है। इस बात को अच्छे से दिमाग में सेट करना होगा आपको। चलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है आपको बताना है, जल्दी बताओ। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? ये सोच के आपको अपने से बताना। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है आपको सोच के बताना था। चलिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग होता है। ये सोच के बताना है आपको कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, लगभग में आपको बता देना है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ओके, चलिए अगला नंबर, अल्फा का द्रव्यमान लगभग होता है, अल्फा का द्रव्यमान लगभग होता है। तो अल्फा पर 2 आवेश, द्रव्यमान 4 होता है। अल्फा का द्रव्यमान 4 होता है, याद रखिएगा। अल्फा में 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। आपसे को पूछे कि अल्फा में क्या क्या होते हैं, कहना सर अल्फा में 2 ठो प्रोटॉन और 2 ठो न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिला के क्या बनाए जाते हैं? कहना 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिला के अल्फा कण बनाए जाते हैं। यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के मिलने से क्या बनता है? अल्फा कण बनता है। ओके, वो कौन सा कण है जिसका आवेश और द्रव्यमान दोनों शून्य होता है साहब? यही तो है, यही तो है कि दोनों शून्य होता है। नहीं ये तो बिट्टा है सर, इसका तो शून्य नहीं होगा, ये तो गड़बड़ है। हाँ ये हो सकता है गामा, इसका आवेश और द्रव्यमान दोनों शून्य होता है, तो ये है गामा। और गामा मामा का भाई है, गामा मामा का भाई का नाम है गामा। और इसका द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य होता है सर। चलिए इलेक्ट्रॉन का विपरीत आवेश वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश वाला कौन है? विपरीत आवेश वाला पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश वाला को पॉजिट्रॉन कहते हैं। और पॉजिट्रॉन का सिंबल ऐसे बिट्टा के समान होता है। और यही है विपरीत आवेश वाला प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश वालों को पॉजिट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है लेकिन पॉजिट्रॉन पर +1 होता है। और इलेक्ट्रॉन का विपरीत होता है, उल्टा होता है, विलोम होता है। कहता है वो तत्व जिसके परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तो सर समस्थानिक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। जिनके परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक के नाम से जानते हैं। कहता है परमाणु के नाभिक में होते हैं। अरे भैया परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से।
यही तो होता है परमाणु का नाभिक। नाभिक को हम लोग केंद्रक भी नाम से भी जानते हैं, याद रखना। नाभिक को हम लोग केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इंग्लिश में हमें न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस में हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या की योगफल को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे। प्रोटॉन है, प्रोटॉन है मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रोटॉन है मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रोटॉन कैसा कण है? फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसी को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 200 है और परमाणु संख्या 80 है तो है, उसमें हमको क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो करना थोड़ी कुछ है, 200 माइनस 80। अरे ये तो बच्चा खच्चा का प्रश्न था, कितना हो जाएगा 200 माइनस 80? 120। इसमें तो क्यों बच्चा खच्चा वाला था क्वेश्चन, इसमें कोई भार था ही नहीं। इसमें क्या किया जा सकता है? परमाणु संख्या संबंधित है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। चलिए, न्यूट्रॉन वह कण है जिसका, न्यूट्रॉन वह कण है जिसका आवेश तो 0 होगा, द्रव्यमान 1 होगा। इकाई ऋण आवेश, इकाई ऋण आवेश ना, द्रव्यमान नहीं होता है, होता है उदासीन होता है। हाँ, न्यूट्रॉन सदा उदासीन होता है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। क्लोरीन परमाणु संख्या 17, वेरी गुड, परमाणु संख्या 17। द्रव्यमान संख्या 35 और 37 है। प्रथम क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 35। तो देख लीजिए 35 घटाओ 17 करके देख लीजिए कितना आता है। 35 घटाओ 17 करके देख लीजिए, जितना आता है वही न्यूट्रॉन की संख्या है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 35 घटाओ 17 कर लीजिए। अगर प्रथम कहा तो 35 में से घटा लीजिए 17। अगर द्वितीय कहेगा तो 37 में से घटा लीजिए 17। तो प्रथम कहेगा तो 35 में से 17 घटाएंगे और दूसरा कहेगा तो 37 में से 17 घटाएंगे। वो तो घटाने की चीज है, घटा के अपना देख लीजिए कितना आता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमता है। ये बात तो सही है सर, एकदम बात सही है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमता ही है। चलिए, निम्नलिखित में तत्व का मौलिक कण कौन सा है? परमाणु संख्या। मौलिक गुण कौन सा है? परमाणु संख्या। रदरफोर्ड की संरचना का मूल विचार है परमाणु में धन आवेश केंद्रक में रहता है, नाभिक में रहता है। मतलब कहां रहता है? नाभिक में रहता है। नाभिक में रहता है। सांद्रित मतलब एक जगह जमा रहना, सांद्रित मतलब एक जगह जमा रहना। परमाणु के केंद्रक में निम्नलिखित कणों से बना है। प्रोटॉन प्लस, एक ऑप्शन इसमें नहीं है सर, जोड़ लेंगे अपने तरफ से। प्रोटॉन एवं प्रोटॉन जोड़ लेंगे अपने तरफ से, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अपने से जोड़ के टिक मार लेंगे। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अपने से जोड़कर टिक मार लेंगे। परमाणु का केंद्रक निम्नलिखित कणों से बना है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, जोड़ के टिक मार लेंगे अच्छे से अपने। किसी तत्व के परमाणु में 15 इलेक्ट्रॉन 20 न्यूट्रॉन हो तो इसकी द्रव्यमान संख्या होगी, मतलब ए बराबर 15 प्लस 20। ए भाई कौन नहीं बनाएगा? बताओ, ये कौन नहीं बनाएगा? वो कौन सा आदमी है जिस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेगा? बताओ वो कौन सा आदमी होगा? पोजिट्रॉन का आवेश किसके तुल्य बराबर है? पोजिट्रॉन का आवेश तो यही है ना, पोजिट्रॉन 0 और +1 किसके बराबर है? तो बताओ, प्रोटॉन के बराबर है। और किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के भी यही होता है, प्रोटॉन का भी +1, तुम्हारा भी +1, मेरा भी +1, प्रोटॉन के बराबर पोजिट्रॉन होगा। दोनों का +1, इसमें दिक्कत कहाँ है भाई? कोई समस्या ही नहीं है। 6 प्रोटॉन कहाँ है? कहता है P बराबर 6, तो Z बराबर 6 और E बराबर 6, और ऐसा कार्बन में ही होता है क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या ही 6 होती। तो 6 प्रोटॉन कार्बन में होता है, इलेक्ट्रॉन भी कार्बन में 6 होते हैं, प्रोटॉन भी कार्बन में 6 होते हैं, और परमाणु संख्या भी कार्बन के 6 ही होते हैं।
प्रोटॉन और अल्फा कणों के आवेशों का अनुपात होगा। तो प्रोटॉन ए हुआ और अल्फा कण ए हुआ। प्रोटॉन का आवेश +1 और अल्फा कण का आवेश +2 और अनुपात कह दिया तो 1/2। देख लीजिए, 1:2, 1:2। चलिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेशों का अनुपात होगा। इलेक्ट्रॉन का भी आवेश -1, प्रोटॉन का +1, 1:1, 1:1। चलिए अगला, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का अस्तित्व बताता है। रदरफोर्ड बेचारा नाभिक से आगे बढ़ के कोई काम नहीं किया। रदरफोर्ड का श्रेय नाभिक को ही जाता है और नाभिक का दूसरा नाम केंद्रक है सर, याद रखिएगा। इंग्लिश में न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है, हाँ होगा, उसमें हमको क्या दिक्कत है। उसकी परमाणु संख्या 11 है, होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अरे घटाओ, 1 घटाओ जेड बबुआ, 23 घटाओ 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12। कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है। इससे हल्का तो यूकेजी में भी नहीं होगा जितना हल्का इसमें आईएससी में क्वेश्चन होती। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है बस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं और ए बराबर फॉर्मूला हो गया P + N। तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर P + N। और दिमाग में इसको अच्छे से सेट कर लेना है कि P + N के योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या ए से सूचित करते हैं। अल्फा कण जैसे जैसे नाभिक के निकट आएगा तो विकर्षण बल बढ़ जाएगा सर। आप चुंबक बचपन में कभी सटाए होंगे। चुंबक के 2 धन ध्रुव को सटाइए। चुंबक एक, आप 2 धन ध्रुव को सटाइए। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये 2 चुंबक है और 2 चुंबक है, इसका भी धन ध्रुव, इसका भी धन ध्रुव। ऐसे जैसे सटाएंगे ना तो एकदम सटेगा नहीं, लगेगा टेल दिया बाहर की ओर। और इसके दोनों ध्रुव को सटाइए ऐसे, ये भी टेल देगा। तो सटेगा कैसे? तो एक का धन और एक का ऋण, एक का धन और एक का ऋण, इसका भी धन और इसका भी ऋण। ऐसे सटाइएगा तब सटेगा। और दोनों का धन अगर चुंबक को ऐसे सटा दिए ऐसे तो दोनों को कस कर ढकेलेगा, यहाँ पर विकर्षण बल कार्य। तो 2 धन ध्रुव को मिलाइएगा तो विकर्षण बल, 2 ऋण ध्रुव का लगाइएगा विकर्षण बल। लेकिन एक का धन एक का ऋण सटाइए ना, मजा आएगा। बचपन में हम लोग खूब सटाए हैं, खूब सटाते थे, हटाते थे। सटाने हटाने में बचपन विकर्षण बल अधिक बढ़ जाता है। अब बचपन में अभी चुंबक कैसे सटाए होंगे। समस्थानिक में भिन्न होते हैं सर। न्यूट्रॉन की संख्या हमने आपको बताई थी। इस समस्थानिक कार्बन का 2 है, एक का 6 और एक का 6, ये 12 और ये 14। घटा के देखिए ना जनाब, ये आ जाएंगे 6, यहाँ घटाइए ना ये 8 आ जाएंगे। समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इसमें न्यूट्रॉन 6, इसमें न्यूट्रॉन 8। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है सर। समस्थानिक का न्यूट्रॉन कितना होता है तो भिन्न भिन्न होती है। बहुत लोग का मानना है कि सर बड़ा तेज पढ़ाते हैं, मैं तेज नहीं पढ़ाता। हम तो गधा के चाल से कभी जीवन में चले हैं ना कभी चलेंगे सर। ना मैं चाहता हूं कि हमसे पढ़ने वाला बच्चा कोई गधा बन जाए, मैं खुद ही नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि घोड़े जैसे रेस लगाए सर। गधा वाला पढ़ाई मेरे पास नहीं होती है सर, घोड़े जैसे रेस लगाते हैं। गधा वाला पढ़ाई अगर पढ़ना है ना सर तो किसी दूसरे टीचर को ढूंढ लेना, वो गधा जैसा। तुम हमारे यहाँ घोड़े के जैसा रेस लगाया। समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु भार वाला तत्व को समभारिक कहते हैं। परमाणु संख्या समान, क्या परमाणु संख्या भिन्न? अच्छा, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, अच्छा, परमाणु भार समान होते हैं तो समभारिक कहलाता। समान परमाणु भार परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या, ये भी समभारिक। इससे पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न भिन्न परमाणु भार वाला, ये तो समस्थानिक होगा। ये क्या होगा? समस्थानिक होगा। ये क्या होगा? समस्थानिक। एकामन का समस्थानिक होगा। हाँ, जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया था। समान परमाणु भार परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं समभारिक। क्या होगा? समभारिक। चलिए, तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो सर उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं सर। सम न्यूट्रॉनिक।
उसे सम न्यूट्रॉनिक के नाम से हम लोग जानते हैं, सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते हैं सर, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं सर। तो दो बात याद रखिए, एक बात जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान उसे सम न्यूट्रॉनिक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहती है। दोनों बात ध्यान में रखिएगा। ध्यान में नहीं रखिएगा सर तो मार देंगे, लुल्ला पर चढ़ जाएगा पोला। चलिए 20 प्रोटॉन है तो ऐसा तो कैल्शियम में ही होगा ना सर, क्योंकि इसमें Z बराबर P बराबर E होगा। 20 प्रोटॉन है सर, तो परमाणु संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20। ये काम कैल्शियम ही कर सकता है, कैल्शियम के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो कैल्शियम में परमाणु संख्या 20, प्रोटॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20। कैल्शियम एक ऐसा तत्व जिसमें परमाणु संख्या 20, प्रोटॉन की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 20। यही काम कैल्शियम कर सकता है। इसके अलावा कैल्शियम के अलावा कौन करेगा ये काम? प्रधान क्वांटम संख्या को किससे सूचित किया जाता है? तो एन से। याद रखिएगा, प्रधान क्वांटम संख्या को छोटी एन से। चलिए हमारे पास क्वांटम संख्या 4 है। दिगंशी क्वांटम संख्या को किससे सूचित किया जाता है? तो छोटी वाली एन से। चलिए चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे सूचित किया जाता है? तो छोटी वाली एम से। लास्ट में आपको क्वांटम संख्या पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। हमने क्वांटम संख्या आपको पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। चक्रण क्वांटम संख्या सूचित किया जाता है एस से, टेंशन नहीं लेना है। प्रधान क्वांटम संख्या सेल की जानकारी देती है और इसकी सेल की आकृति की भी जानकारी देती है। सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा उसकी भी जानकारी देती है, और ये फार्मूला 2n² की भी जानकारी देती है। दिगंशी क्वांटम संख्या ये सब सेल की जानकारी देती है। SPDF कौन? SPDF की दिगंशी क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल की जानकारी देती है, और ये परमाणु के ओरिएंटेशन की भी जानकारी। ओरिएंटेशन की भी जानकारी देती है। कौन? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किन्ने जाएगा, किधर मूव करेगा, ये जानकारी चक्रण क्वांटम संख्या। एक ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान समान नहीं होता है, असमान होता है। इस एक ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन का मान समान नहीं होती है, असमान होती है। इस बात को बताने वाला पॉली था। इस बात को बताने वाला कौन था? पॉली। और एक सिद्धांत बनाया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और आप लोग पढ़े होंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, जिसमें किसी एक ऑर्बिटल में किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान समान नहीं होती है, एकदम ना, और असमान होती। किसी परमाणु के लिए हमेशा स्थिर होता है, एक ही तो है जो कभी बदलता नहीं है, जिसका नेचर नहीं बदलता, वो प्रोटॉन। प्रोटॉन का मिजाज कभी नहीं बदलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मिजाज छाने छाने बदल। इसीलिए तो गाना आया था, छाने छाने बदले हर मिजाज रज। यही है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसका छाने छाने मिजाज बदलता है। वो कौन है जिसका मिजाज हमेशा स्थिर रहता है, नहीं बदलता है? उसके सामने कोई आ जाता है, प्रोटॉन कहता है मैं अपना मिजाज नहीं बदल सकता हूं। वो कौन है? वो अपना मिजाज हमेशा कांस्टेंट रखता है, नहीं बदलता है। आप जैसे आप नहीं बदलते हैं ना। किसी तत्व की परमाणु संख्या होता है जो न बदलने वाला है, प्रोटॉन की संख्या। इसी को कहा गया कि परमाणु संख्या इसी को बना दो, क्योंकि इसका मिजाज कभी ना बदलता है। जिसका मिजाज कभी ना बदले, समझिए कि परमाणु संख्या हो ही होती है सर। सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 होती है। सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23 होती है, क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 23 आता है सर। और सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23।
अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या नीचे 92 ऊपर 235 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 235 घटाओ 92 ऊपरला घटाओ निचल का मारिएगा तो आ जाएगा 243। 143 ही है। अब 5d2 के लिए n का मान क्या होगा? 5d2 के लिए n का मान क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, तो 5d2 के लिए n का मान, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखो ये 2 है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये d है जो सबसेल है, और d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, और ये 5 है ना, ये सेल है, और यहां पर n का वैल्यू 5 एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। तो n का मान 5, n का मान 5, यही है जो n है, ये सबसेल है और ये इलेक्ट्रॉन। 6s2 के लिए l का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा कि sp-d-f में l का मान, s रहेगा तो 0, p रहेगा तो 1, d रहेगा तो 2 और f रहेगा तो 3। यहाँ s है, यहाँ s है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ s है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, l का मान 0 होता है। ओके। 4p4 के लिए l का मान क्या होगा? 4p4 के लिए, तो 4p4 के लिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, और ये हो गया l, ये सबसेल हो गया तुम्हारा, और यहां पर l का वैल्यू O1 हो जाएगा, l का वैल्यू O1, l का वैल्यू O1 हो जाएगा। चलिए 4p4 के लिए n का मान क्या होगा? तो एक ऑप्शन आप बना लो और लिख लो 4, मार लो टिक, क्या फर्क पड़ता है? n का मान 4, तो ये जो p4p4 है ना, यही है सेल है, और यही n का वैल्यू 4 है, यही है आपका n का वैल्यू 4। चलिए 6s2 के लिए n प्लस l का वैल्यू, 6s2 के लिए, 6s2 n बराबर तुम्हारा 6 है, l बराबर तुम्हारा 0 है, n प्लस l का वैल्यू, तो n प्लस l का वैल्यू जो हम निकालने जाए तो आराम से निकाल लेंगे, 6 प्लस 0 बराबर 6। कितना आसान है n प्लस l का वैल्यू निकाल। चलिए 3p3 के लिए n प्लस l का वैल्यू, IP3 के लिए n प्लस l, n बराबर 5 है, l बराबर 1 है, n प्लस l का मान निकालने कह रहा है 5 प्लस 1। क्लियर? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन परमाणु के किस भाग में प्रवेश करता है? इस सबसेल में। किसमें? इसमें। इस भर जाएगा तब p में, p भर जाएगा तो d में, d भर जाएगा तो f। सबसे पहले एस में, एस भर जाएगा तो पी में, पी भर जाएगा तो डी भर जाएगा तो एफ में। याद रखना, एस सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, याद रखना। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती, और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन की हो रहा था, पी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो अभी बता रहे थे एस में 2, पी में 6, डी में कितना, डी में कितना बताए थे, डी में कितना बताए थे, और एफ में कितना बताए थे। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा? पी में, पी में कितना आ जाएगा? 6। अच्छा अगला क्वेश्चन क्यों, टी सेप सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती, तो एस में मैक्सिमम 2, पी में कितना 6, डी में कितना 10 और एफ में कितना 14। क्वेश्चन किसमें पूछा? डी सब सेल में, डी सब सेल में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, एफ सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एस में, पी में 6, डी में 10
और एफ में कितना 14। क्वेश्चन का था एफ सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। चलिए किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑर्बिटल मतलब एक ठो बॉक्स, और एक ठो बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 का मूड़ी, एक का मूड़ी ऊपर और एक का मूड़ी। याद रखना ये गुड है। अगर आप ऐसे लिखते हैं दोनों का मूड़ी ऊपर तो ये गलत है, अगर आप ऐसे लिखते हैं दोनों का मूड़ी नीचे तो ये गलत है। इससे और सही मैं आपको बताता हूं, इससे और सही आधा ऐसे और आधा तीर ऐसे, ये सबसे सही है। ये भी उतना सही नहीं है, मिला जुला के ये गलती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं सब टीचर ऐसे ही मिला जुला के, ये सबसे बेचित्र है, ये सबसे सही है, ये सबसे सही है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? क्रोमियम की परमाणु संख्या 24 होती है, और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 और 4s2 और 3d4। हमने बताया था ये क्या है, गलत। हमने क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया था क्लास में कि आर्गन 18, आर्गन 18 और 4s1 और 3d5, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां निकाल के डाल देना, अरे सही हो, क्या हो जाएगा, सही। तो क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 4s1 और 3d5 होता है, सही यही हो। चलिए मैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आया हूं। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है, और आर्गन 18, 18 2 20 और 20 9 29, ये मिला जुला के गलत। ना तो इस दुनिया में कोई गलत है और ना इस दुनिया में कोई सही है, बस तुलना करने की जरूरत है। जो कम स्टेबल है वो गलत है, और जो ज्यादा स्टेबल है वो सही है। ना तो कोई गलत है ना तो कोई सही है। कॉपर 29, आर्गन 18, आर्गन 18, आर्गन कितना 18, अरे यार मैं 18 कैसे लिख दे रहा, लिखना था आर्गन 18 और 4s1 3d10, ये सही है। हमने बताया था यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दीजिए, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहां जाएगा तो 4s1 3d10, ये सही हो जाएगा। आप लोग 82 क्वेश्चन तक अंतिम क्षण तक बने रहे, आप लोग इतना अच्छा से इस वीडियो को देखे, इसके लिए तो आप सब लोग को पहले एक लाइक आप लोग को बनता है, एक लाइक मेरे तरफ से आपको बनता है जो 82 क्वेश्चन तक सही सलामत थे। जब मैं टेस्ट लू ना तो ये 82 में 82 नंबर आना चाहिए, और जैसे ही मैं अगला एपिसोड कल लेके आऊंगा शाम 7 बजे, तो आप लोग बने रहना। कल फिर नया एपिसोड शाम के 7 बजे आए, और क्वांटम नंबर पर आधारित आएगा। कल मैं क्वांटम नंबर पढ़ाने वाला हूं, और क्वांटम नंबर से जितना सारा क्वेश्चन है, जीरो से लेवल तक लेकर के कंपटीशन लेवल तक, कल का टॉपिक होगा क्वांटम नंबर। कल का टॉपिक होगा क्वांटम नंबर, जीरो से लेके कंपटीशन लेवल। कल हम पढ़ाने वाले हैं क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या हम कल पढ़ाने वाले हैं जीरो से लेके कंपटीशन लेवल, जीरो टू हीरो लेवल, जीरो टू हीरो लेवल। यानी अगर आप जीरो से हीरो लेवल क्वांटम नंबर पढ़ना चाहते हैं ना सर, तो कल शाम 7 बजे मेरा वीडियो का इंतजार कीजिए सर। जैसे ही आपके पास ये वीडियो जाएगा तो नोटिफिकेशन ऑन रखना सर, मतलब चैनल को जैसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पर जैसे आप टिप दीजिएगा, घंटी के बटन दबा दीजिएगा सर, तो सबसे पहले क्वांटम नंबर का नोटिफिकेशन आपके पास सर। और दे दनादन क्वांटम नंबर का क्वेश्चन जीरो से हीरो लेवल तक बनाना आप शुरू कर, तो एक लाइक
आपके तरफ से मेरे लिए और 1 लाइक मेरे तरफ से आपके लिए। बहुत अच्छा लगा सर जो अंतिम क्षण तक आप बने रहे। अगर सर आपको अच्छा लगता है ना सर, क्वांटम नंबर लगता है कि पढ़ा जाए तो और दोस्तों को जो ज्ञान गंगा केमिस्ट्री से नहीं जुड़े हैं उनको पाने का कोशिश कीजिए और बोलिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट, प्योर फ्री में 11th का केमिस्ट्री पर रोज शाम 7 बजे, रोज शाम कितने बजे? 7 बजे। अभी मैं 10 से 15 दिन वीडियो अपलोड करूंगा, रोज अपलोड करूंगा। देखेंगे कि एकदम लाइव की स्थिति, बच्चा एकदम लाइव 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 जपने लगा तो लाइव आएंगे। अभी 10-15 दिन तक रिकॉर्डेड वीडियो और रोज के रोज पचाना है। अगर रोज के रोज नहीं पचाएंगे, एक वीडियो मिस करेगा ना सर, तो आपकी जिंदगी ले बैठेगा सर। आप लोग मेरे वीडियो से देखे, दिल से मैं सब लोग को एकदम दिल से धन्यवाद है सर, सैल्यूट है सर। याद रहे रात्रि 9 बजे बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक मैं लेके आ रहा हूं। याद रहे रात्रि के 9 बजे मैं बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक लेके, बहुत बहुत धन्यवाद।